वेलकम बैक। बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं। अभी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जैसे आप सबको पता है कि 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में गवर्नर जमील अहमद साहब वो खिताब फरमाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन और उसके मुहर्रिकात के बारे में बात करेंगे और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला होगा। तो सबसे पहले मैं गवर्नर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो मॉनेटरी पॉलिसी पेश करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। सवाल जवाब का सिलसिला होगा। तो सबसे पहले मैं गवर्नर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो मॉनेटरी पॉलिसी पेश करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें हमने रिव्यू किया जो करंट जो डेवलपमेंट्स हैं रिसेंटली, और उसकी लाइट में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग तक का स्टांस जो है वो उस पर डिसीजन लिया। इसमें मैं आपको इसके पहले डिसीजन बता देता हूँ और फिर उसके बाद उसका रैशनल ब्रीफली बता दूंगा, और फिर आपको याद हो अगर तो हम हर जनवरी की कमेटी की मीटिंग के बाद कुछ अपडेट देते हैं जो कि हमारी फोरकास्ट होती है अगले 6 माह के लिए। तो उसमें हम जो मेजर जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उसमें उसका आउटलुक क्या रहेगा अप टू जून 2024 उसके बारे में भी बताएंगे, और फिर आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनके जवाब देंगे। तो सबसे पहले डिसीजन तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम कर दें। तो इन अदर वर्ड्स 100 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन आज की मीटिंग में डिसाइड की गई। इसके और ये आपने देखा होगा कि इसमें जो रिसेंटली जो हमारा डाटा है मुख्तलिफ इकनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर, उसमें काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। आपको याद होगा कि 2 साल पहले हमारा जो मेजर जो इशूज से उसमें एक तो इन्फ्लेशन का था और जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा करंट अकाउंट से रिलेटेड मिसाइल थी, एक्सटर्नल अकाउंट से रिलेटेड, जो कि हमारे जो चूँकि उसके वक्त रिजर्व्स के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर डाल रहे थे। सो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो आपने अगर देखा हो तो रिसेंटली काफ़ी पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं, और कमेटी ने इन डेवलपमेंट्स को रिव्यू उसकी लाइट में ये डिसीजन लिया। सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो पिछले कुछ माह में बड़ी तेज़ी से नीचे आया, तो उससे ग्रेजुअली कम होते होते पिछले माह जो है वो ये 4.1% पे आया ईयर ऑन ईयर हेडलाइन इन्फ्लेशन। और इस माह जो जनवरी का महीना है उसमें भी एक्सपेक्टेड ये है कि ये पिछले माह से भी कम रहेगा। और साथ साथ जो है वो करंट अकाउंट का अगर आप देखें तो हमारा पहले 6 माह का करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। पहले 6 माह में जो कि जुलाई टू दिसंबर 2024 करंट अकाउंट में $1.2 बिलियन का सरप्लस था, एज अगेंस्ट जो पिछला सिमिलर पीरियड है तो उसके अंदर जो है वो 1.4 बिलियन का डेफिसिट था। तो 1.4 बिलियन के डेफिसिट से करंट अकाउंट जो है वो कन्वर्ट हुआ है सरप्लस में $1.2 बिलियन फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। और इसके नतीजे में हमें जो है वो रिज़र्व बिल्डअप करने का भी मौका मिला। तो आपने देखा होगा कि हमारे रिजर्व्स जो है वो दिसंबर तक उसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर था। और जो IMF के साथ जो MEFP में प्रोजेक्शंस हैं उससे भी बेहतर था। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि करंट अकाउंट सरप्लस था, और साथ साथ जो है वो हमें अपनी तरफ से स्टेट बैंक की तरफ से मार्केट इंटरवेंशन करने का भी मौका मिल रहा था। और ये इसके बावजूद है कि हमारे जो ऑफिशियल इन्फ्लोज हैं जो कि प्लान जो इस साल के लिए किए गए थे वो उसमें प्लान से थोड़े कम रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने रिजर्व्स बिल्डअप किए और साथ में हमने मार्केट से इंटरवेंशन करके अपने जो दूसरे जो हमारी फॉरवर्ड बुक है फॉर इंस्टेंस उसको भी कम किया। तो जो आज इन्फ्लेशन के नंबर रिव्यू किए हैं, जैसे एक तो मैंने कहा कि पिछले माह का 4.1% था जो कि बहुत तेज़ी से नीचे आया है, और इस माह का भी एक्सपेक्टेड है कि उसमें मज़ीद जो है वो कम आएगा। लेकिन
उसके अंदर जो 2-3 रिलेटेड डेवलपमेंट्स है उसको भी हमें सामने रखना है। पहले नंबर पे ये कि हमारा कोर इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी काफ़ी एलिवेटेड है, जो कि पिछले माह जो है 9.1% के करीब था। दूसरे नंबर के ऊपर जो फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्लेशन की आउटलुक है, और ये हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर भी आज जो है वो स्टेटमेंट के अंदर भी ये बताया है कि उसमें आगे चल के आने वाले महीनों में वो उसके अंदर जो है वो इजाफा होगा, और हमारे ख्याल में बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर, जो कि जून में जो एंड होगा, तो उस वक्त तक जो इन्फ्लेशन ईयर मंथ ऑन मंथ एक्सपेक्टेड है, तो जून का नंबर जून के करीब करीब जाके तो दिस विल बी क्लोज टू जो हमारा जो बैंड है, जो मीडियम टर्म टारगेट है हमारा 5 to 7%, सो इसके अपर बैंड के करीब होगा, जो कि अपर बैंड जो है 7% के करीब है, तो उससे थोड़ा ऊपर नीचे। तो ये हमारी जून तक की फोरकास्ट है, और उसके बेस पे ज़ाहिर है फिर हमारा जो फॉरवर्ड लुकिंग जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसमें भी वेरिएशंस आएंगी, और उसके साथ साथ जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट्स जो है वो भी जो आज जो जिस लेवल पे नज़र आ रहे हैं उस लेवल पे नहीं रहेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक काशियस अप्रोच अडॉप्ट की, और काशियस स्टांस को अडॉप्ट करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का फैसला किया। अब मैं थोड़ा सा और बाकी करंट अकाउंट से रिलेटेड देखा आपने, हमारे रेमिटेंसेस का ट्रेंड बहुत अच्छा है। इसी तरह जो है वो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी काफ़ी बेहतर हैं, और साथ साथ में दूसरे इन्फ्लोज जो हैं आरडीए के और वो भी आ रहे हैं। तो ये सब जो है मिलके करंट अकाउंट की सिचुएशन को इसमें काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे रखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको जो हमारी जो असेसमेंट है आगे इस 6 माह के लिए उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस जो अगर कोई होंगे तो वो ले लेंगे। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन की जो हमारी असेसमेंट है, अगर आपको याद होता तो जब हमने जुलाई में आपसे बात की थी तो उस वक्त हमने कहा था कि इस साल का इन्फ्लेशन जो है वो पूरे साल का जो है वो 11.5 से 13.5% के दरमियान रहेगा फुल ईयर का। और उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें एक्सचेंज रेट रिलेटेड स्टेबिलिटी भी है, जिसमें ऑयल प्राइसेस का भी है, जिसमें इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी हैं, जिसमें बाकी की हमारी जो सप्लाई साइड के जो इश्यूज थे जो उनकी रिड्रेसल भी है। और इन सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के नतीजे में इन्फ्लेशन चूँकि काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है, तो इसकी वजह से अब जो इस साल की जो फुल ईयर की फोरकास्ट है हमारी जुलाई 2024 टू जून 2025, तो ये फुल ईयर का इन्फ्लेशन जो है हमारे ख्याल में 5.5 से 7.5% के दरमियान रहेगा। एवरेज इन्फ्लेशन फॉर द फिस्कल ईयर 2025 ये 5.5 से 7.5% के दरमियान रहेगा। तो एक तो ये हमने अपनी जो है आउटलुक फॉर दिस फिस्कल ईयर उसको अपडेट किया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसके ऊपर हम अपनी असेसमेंट देते रहते हैं वो है कि इस साल का जो करंट अकाउंट का लेवल है वो क्या रहेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस। तो अगर आपको याद हो तो जुलाई में हमने ये बताया था कि करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो 0% से 1% के दरमियान रहेगा, ऑफ 0 to 1% ऑफ GDP। तो अब जो चूँकि पहले 6 माह में करंट अकाउंट में बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उसके नतीजे में करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं, और हमारा पहले 6 माह का सरप्लस आया $1.2 बिलियन। तो उसकी वजह से अब जो करंट अकाउंट का जो लेवल हम फोरसी कर रहे हैं इस पूरे साल का जो एवरेज होगा वो 0.5% डेफिसिट से 0.5% सरप्लस। सो इन अदर वर्ड्स 0.5% डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी होगा, इस रेंज के अंदर जो है वो रहेगा। और उसमें अगेन जो है अभी तक का ट्रेंड यही बताता है, और गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी जो असेसमेंट है कि हम इस लेवल के दरमियान वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह इस लेवल के दरमियान रहेगा। जो तीसरी असेसमेंट हम देते हैं वो GDP ग्रोथ की है, और GDP ग्रोथ जो पिछले दफ़ा हमने अपनी असेसमेंट दी थी वो 2.5% से 3.5% के दरमियान। तो इस साल में अब जो रिवाइज अभी हम देंगे तो इस साल का असेसमेंट जो है वो अगेन हमने उसको मेंटेन किया है कि GDP ग्रोथ जो है वो 2.5 से 3.5% के दरमियान फॉर करंट फिस्कल ईयर वो रहेगी। और उसमें गो के पहले क्वार्टर के अंदर आपने देखा होगा
کہ GDP کا نمبر جو ہے وہ 0.9% تھا, جو کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی تھوڑا سا کم تھا. لیکن اس کے کم ہونے کی وجہ جو ہے وہ مینلی ایگریکلچر سائڈ جو ہے وہ اس کے جو گروتھ ہے وہ ہے. اگر ایگریکلچر سائڈ کی گروتھ اس لیول پہ ہوتی جیسے پچھلے سال تھی یا اس کے قریب قریب ہوتی تو یہ گروتھ جو ہے وہ پہلے کوارٹر کی 2% سے اوپر ہوتی. لیکن چونکہ ایگریکلچر بہت پہلے کوارٹر میں ڈاؤن ہے, اور آپ اگر اس کو اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں گے تو اس میں ہم نے یہ بتایا بھی ہے کہ پچھلے سال کے پہلے کوارٹر میں ایگریکلچر گروتھ 8% سے زیادہ تھی. اس سال جو فرسٹ کوارٹر ہے اس میں گروتھ جو ہے وہ 1% سے تھوڑی اوپر ہے. تو اس میں بہت ڈراسٹک ریڈکشن ہے, اور اس کی وجہ سے پوری گروتھ جو ہے وہ ہماری جو پہلے کوارٹر میں اس کے اوپر اس نے اس کو ڈریگ کیا ہے. لیکن گوئنگ فارورڈ چونکہ اب اکنامک ایکٹیویٹی نے پک اپ کرنا شروع کر دیا ہے, اور اس کی ریفلیکشن آپ کو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بھی آ رہی ہے کہ ایز کمپیئر ٹو سملر پیریڈ لاسٹ ایئر اس کے مقابلے میں اس میں جو ہے وہ پازیٹیو ٹرینڈ ہے. اور اسی طرح جو ہمارے ہائی فریکوینسی کے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس میں آئل پرائس, آئل والیوم کی کنزمپشن کو دیکھ لیں اس میں, اور اس طرح کے جو ریلیٹڈ دوسرے ہم مانیٹر کرتے ہیں چیزیں, اس سب کے اندر پازیٹیو ٹرینڈ ہے. اور اسی کی وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ یہ گروتھ مومنٹم آہستہ آہستہ جو ہے وہ مزید پک اپ کرے گا. اور خاص کر چونکہ ہم نے پچھلے اب 6-7 ماہ کے اندر پالیسی ریٹ کو تقریباً 10% سے کم کر دیا, جو کہ 22% تھا اب 12% پہ آ گیا. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ نامنی تھوڑا لیگ امپیکٹ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اس کا جو ہے وہ اثر جو ہے ہماری اکانومی کے اوپر پڑنا شروع ہوگا, تو اس کے نتیجے میں اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ مزید پک اپ کرے گی. اور اسی کی وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ جو پہلے ہم نے اسیسمنٹ دی تھی 2.5 سے 3.5% کی, اس کے باوجود کہ پہلے کوارٹر میں اکنامک گروتھ کم ہوئی ہے, یہ ہم اس رینج کے اندر اوور آل پورے سال کی جو گروتھ ہے وہ آئے گی. اور لاسٹلی ہم آپ کو ریزروز کے اوپر اپڈیٹ دیتے ہیں. تو اگر آپ نے دیکھا ہو تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ جون کے اینڈ تک $13 بلین سے اوپر ہوں گے. تو ہم اگین اس آؤٹ لک کو بھی ابھی مینٹین کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود کر رہے ہیں کہ ریسنٹلی خاص کر جنوری کے مہینے میں ہمارے ریزروز کے اوپر پریشر رہا اور وہ کم ہوئے, اور اس کے کم ہونے کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن چونکہ آگے چل کے ہمیں اس میں پازیٹیو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, تو انشاءاللہ ریزروز کا جو $13 بلین کا لیول ہے, منیمم $13 بلین, وہ ہم اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جو ریزروز میں ابھی جو ریسنٹ آپ کو تھوڑا سا ڈپ نظر آیا اس میں ایک تو یہ کہ ہماری دسمبر اور جنوری کے مہینے میں کافی ہائی ڈیٹ ری پیمنٹس تھیں, فورن ڈیٹ کی جو ہم نے ری پیمنٹس کی ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا پریشر آیا. اور دوسرا جو ہمارے جو انفلوز تھے, جو پلانڈ انفلوز, اس میں جو کہ اور اگین یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ پہلے ہاف کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا جو پلان کیا گیا تھا اس سے کم آئیں. لیکن جو کم آئے ہیں وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تو سیکنڈ ہاف کے اندر جو ہے وہ آئیں گے, اور اس کے نتیجے میں ریزروز میں جو ہے وہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہماری ریزروز کی آؤٹ لک انٹیکٹ ہے کہ 13 بلین سے اوپر ہوں گے بائی دی اینڈ آف جون 2025, اور ساتھ میں جو ہمارا گروتھ کا لیول ہے وہ بھی جیسے میں نے پہلے وہ بھی سیم رہے گا. صرف جو 2 ریویژنز ہم نے کی ہیں, ایک تو ہمارا جو انفلیشن کا آؤٹ لک ہے وہ مزید بہتر, کافی بہتر بلکہ ہو گیا, اب یہ 5.5 سے 7.5% فار دس فل فسکل ایئر رہے گا. اور ساتھ میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ اس میں بھی یہ سرپلس میں بھی اس دفعہ آ سکتا ہے, اور ہم نے اس کی آؤٹ لک جو ہے وہ بھی بتا دی. تو یہ سارا چیزیں ہم نے مونیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ جو آج ایشو کی ہے اس کے اندر بھی چاہوں گا کہ سوال جواب کا سلسلہ ایک آرڈرلی وے میں کر لیتے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 1 سے 2 سوال اگر آپ اپنے سوالوں کو محدود رکھیں پہلے راؤنڈ میں, اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ آج کے موضوع پہ اگر اس کو پرائرٹی دی جائے تو بہتر ہوگا. تو مائک موجود ہیں گورنر صاحب, ہم سوال لے لیتے ہیں, 1-2 سوال لے کے. ارم زیدی صاحبہ ارشاد صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. جی اچھا سر, آپ نے ریزروز کا کہا کہ وہ دے ول ریمین انٹیکٹ ایٹ $13 بلین. تو یہ بتا دیجیے گا کہ ایکسٹرنل ڈیٹ ریپیمنٹس کی آپ کی فوکاسٹ کیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ دسمبر اور جنوری میں کتنا فارن ڈیٹ جو ہے وہ پے کیا ہے سینٹرل بینک. تھینک یو. جی
تو میرے خیال میں اب ساتھ ساتھ جواب دیتا جاتا ہوں. تو پہلے نمبر پہ تو آپ کا جو کویشچن تھا ڈیٹ ری پیمنٹس اور پھر لیول کیا تھا جنوری دسمبر دونوں بتا دیتے. تو جیسے میں پہلے بھی ہر دفعہ بتاتا ہوں تو ابھی پھر اس کو اپڈیٹ آپ کو کر دیتا ہوں کہ پورے سال کا جو فسکل ایئر 2025 ہے پورے سال کا ہمارا جو فورن ڈیٹ ری پیبل تھا وہ $26.1 بلین تھا. اور اس سے $26.1 بلین میں سے جو رول اوور ہمارے ایگری کیے ہوئے ہیں ہم نے اپنے لینڈرز کے ساتھ بائی لیٹرل جو لونز ہیں وہ $12.3 بلین ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی $3.7 بلین کے کمرشل لونز ہیں جو کہ اگین ری پے ہوتے ہیں اور پھر ری فائنانس ہوتے ہیں. یہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایگریڈ ہوتا ہے نارملی. تو اس طرح ٹوٹل تقریباً ہمارے جو $16.3 بلین جو ہیں $16 بلین جو ہیں وہ تقریباً یہ ہمارے یا تو رول اوور ہو جائیں گے یا ری پے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ہم جو باقی بچتے ہیں $10 بلین تقریباً اس میں انٹرسٹ پیمنٹس تو کہ تھوڑی بہت انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ چینج ہوتی ہیں تو اس لیے اس میں تھوڑا بہت نمبر 100 ملین ادھر ادھر ہو سکتا ہے. بٹ یہ کہ نارملی یہ سملر لیول پہ فلکچویٹ کرتا ہے. تو $10.1 بلین $10 to $10.1 بلین ٹوٹل ری پیبل تھا اس سال کے لیے. اس میں سے $6.4 بلین آلریڈی جو ہے وہ پے ہو چکے ہیں پہلے یہ ابھی تک کا جو ایز آف ٹوڈے $6.4 بلین. سو $6.4 بلین ایکچوئل جو ہم نے ری پے کر دیا. تو $6.4 بلین کی ری پیمنٹ کے بعد اب ہمارے پاس جو باقی ری پیبل ہے وہ 3.6 بلین کے قریب 3.5 بلین 3.6 3.7 اس رینج کے اندر جو ہے وہ رہے گا. تو آپ دیکھیں کہ بلک آف دی ڈیٹ جو اس سال پے ہونا تھا وہ آلریڈی پے ہو چکا ہے. تو باقی جو ہے وہ تقریباً 2/3 سمجھ رفلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پے ہو گیا. اب 1/3 رہنا لیکن ابھی ہمارے پاس 5 ماہ سے زیادہ کا ٹائم ہے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ بلک آف دی ڈیٹ آلریڈی ہیو بین ری پیڈ تو ریمیننگ جو پیریڈ ہے اس کے اندر جو ری پیبل اماؤنٹ چونکہ کم ہو گیا ہے اور ہمارے پاس ابھی انفلوز جو آنے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ اس میں ہوں گے جس میں ملٹی لیٹرل لینڈرز بھی ہیں. ابھی ہم نے کچھ کمرشل جو بورنگ کا جو پلان کیا ہوا ہے وہ بھی ابھی اس میں ابھی ہم جب گورنمنٹ کرے گی تو اس کے فلوز بھی آئیں گے. اور ساتھ ساتھ میں ہمارا جو ڈیٹ کا لیول ہے وہ بھی چونکہ کنٹینڈ ہے فردر اس میں اتنا انکریز نہیں ہے. تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے انشاءاللہ بڑی کمفرٹیبلی جو ہے وہ $13 بلین سے اوپر ریزروز جائیں گے. جو آپ نے کہا کہ جنوری اور دسمبر میں کتنا پے کیا ہے تو ٹوٹل جو ہے وہ کوئی 2.4 بلین جو ہے ان 2 ماہ کے اندر جو ہے وہ ری پے ہوا ہے. تو کیونکہ نارملی دسمبر کے اندر میں ایئر اینڈ پہ میچورٹیز جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں. سو یہ سب ری پیمنٹس وغیرہ کرنے کے بعد بھی ہمارے جو ریزروز ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2.34 یا $2.4 بلین ری پے ہوا ہے لیکن ہمارے ریزروز میں جو ہے وہ جو ڈکریز ہوا ہے یہ $12.1 بلین سے تقریباً وہ اب $11.4 بلین کے قریب آئے ہیں. تو 700-800 ملین کا اس میں جو ہے وہ ڈکریز آیا. تو لیکن اصل جو اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ اس وقت جو ہے از ان گڈ شیپ اور وی آر ہوپنگ کہ یہ ٹرینڈ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا. شکریہ گورنر صاحب تفصیلی جواب کے لیے. ارشاد صاحب آپ مائک لیے گا. ارشاد صاحب آپ اپنا تعارف بھی کرا لیجیے گا. بہت بہت شکریہ. ارشاد سنجرانی سنو ٹی وی سے اور بڑے عرصے کے بعد آنا ہوا ہے. گورنر صاحب جب معاشی صورتحال کی بات ہوتی ہے اور ظاہر فورن ریمیٹنسز کی اگر کوئی کمپنی باہر ری پے کرنا چاہتی ہے ڈالرز میں ہم نے دیکھا کہ مختلف جو ایئر لائنز ہیں ان کو بڑی جو ہے مشکلات کا سامنا ہے. 3 مہینے لگ جاتے ہیں جبکہ آپ نے خود ڈیجیٹائزیشن بھی کی ہے تو اس سے جو ہے اسمگلنگ جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو اس کو آپ کس طرح جواب دیں گے اس کا؟ دیکھیں یہ جو بات آپ نے کی یہ پہلے کچھ سال پہلے تو آپ کہہ سکتے ہیں 1-1.5-2 سال پہلے جب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریمیٹنسز سے ریلیٹڈ جب ڈیلیز تھے کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت فارن ایکسچینج ریزروز کافی نیچے چلے گئے تھے. لیکن پچھلے خاص کر ایک سال جو 2024 کا بھی سال اینڈ ہوا ہے
इसके अंदर तो तकरीबन सब पेमेंट्स जो है वो ऑन टाइम है। उसमें ये हो सकता है कि प्रोसीजरल डिले कई दफ़ा आने की रीज़न कि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो डॉक्यूमेंट्री जो है रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करते हुए अगर टाइम, बट जैसे ही वो हर चीज़ कंप्लीट होती है जो फार्मेलिटीज़ हैं, और ये पहले शुरू से भी लेके भी ऐसा ही होता था, तो जैसे फार्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं उसके बाद उसमें डिले नहीं आता। पहले ये जो 2 साल पहले या 1.5 साल पहले हो रहा था, उस वक्त फार्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बावजूद लिक्विडिटी रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से डिले आता था। बट अब जो है वो जैसे ही फार्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई हैं, हमने बैंक्स को पूरा ये डेलीगेट कर दिया है कि वो अपनी पेमेंट्स जो एग्जीक्यूट करें ऑन दियर ओन, कोई उसमें स्टेट बैंक से प्रायर अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस जो है वो मैं आपको ये देता हूँ कि आप हमारे जो प्रॉफिट रिपेट्रिएशन हुए हैं, डिविडेंड जो कंपनियां डिक्लेयर करती हैं ये प्रॉफिट और बाहर लेके जाती हैं, आप उनका डाटा देखें। आपको पता हम मंथली बेसिस पे वो डाटा रिलीज़ करते हैं। तो पिछले साल जो है वो $2.2 बिलियन टोटल जो है वो रिपेट्रिएट हुआ था। उससे पहले $331 मिलियन, तो 331 मिलियन से $2.2 बिलियन, जो कि तकरीबन 7 गुना ज़्यादा था। 23 के अंदर 331 था, 24 में $2.2 बिलियन, तकरीबन 7 टाइम्स मोर देन लास्ट ईयर। तो और इस साल का ट्रेंड आप खुद देखें, डाटा अभी ये दिसंबर का डाटा भी पब्लिश हो गया, तो पहले 6 माह के अंदर अभी तक जो है वो $1.2 बिलियन ऑलरेडी रिपेट्रिएट हो चुके हैं। $1.2 बिलियन एज अगेंस्ट $2.2 बिलियन लास्ट ईयर। तो ये उसके भी उससे पिछले साल से भी ये ज़्यादा अमाउंट जो है वो पहले 6 माह में रिपेट्रिएट हुआ है, और ये आगे भी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि हमने बैंक्स को ये डेलीगेट कर दिया। बैंक्स अब जैसे फार्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं वो अपने एंड पे ये ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप एयरलाइंस की पेमेंट देख लें, डिविडेंड रिपेट्रिएशन देख लें, आप उसमें शिपिंग लाइंस की देख लें, और इस तरह की दूसरी जो रिलेटेड पेमेंट्स है उसमें आप कोई बैकलॉग जो है वो आपको नहीं मिलेगा। वो बस प्रोसीजरल चीज़ें जैसे कंप्लीट होती हैं तो उसकी बैंक्स जो है नहीं, वो देखिए मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि अगर कोई उसमें कोई प्रोसीजरल कोई चीज़ है, वो कोई एक एबनॉर्मल कोई पेमेंट होती है वन ऑफ, तो उसके लिए अगर तो कोई फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपने एयरलाइंस की बात की थी, तो मैंने आपको बताया कि एयरलाइंस की पेमेंट्स इस वक्त जो है वो जैसे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं तो पेमेंट होती है। इस तरह शिपिंग है, दूसरी रिपेट्रिएशन ऑफ डिविडेंड्स है, सब आप किसी से मार्केट के अंदर बात करके देख लें। और सबसे जो मेरे नज़दीक बहुत अच्छा एविडेंस है वो आप डाटा देखें, जो मंथली डाटा चूँकि आप पब्लिश कर रहे हैं, तो पब्लिश डाटा को रिव्यू करें और यू विल सी के उसमें जो ट्रेंड कितना पॉजिटिव है और कितनी रिपेट्रिएशन हो रही है। शुक्रिया गवर्नर साहब तफसीली जवाब का। काशिफ मुनीर साहब को दे रहे हैं और फिर आपकी तरफ गवर्नर साहब, मेरा सवाल ये है, एक तो जो आपने नंबर्स दिए हैं उसमें दिसंबर में इंपोर्ट बड़ी है, मतलब $5 अरब को क्रॉस कर गई है। अच्छा, दूसरा, अब ये इसका ट्रेंड आप कैसे देख रहे हैं? अगर इंपोर्ट ऐसी ही बढ़ती रहती है तो फिर हम कहीं करंट अकाउंट जो आपने फोरकास्ट किया है उसमें मसला ना हो जाए। और साथ एक आपने एक बात कही जो अभी हमारे दोस्त ने सवाल किया था प्रोसीजरल डिलेस का, तो मामला ये है कि आपने कमर्शियल बैंकों को, शायद मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, वही कमर्शियल बैंक हैं जो पहले मुल्क के अंदर डॉलर अनस्टेबल करने में, डॉलर को महंगा करने में तमाम कार्रवाई कर चुके हैं। स्टेट बैंक इतना भी इख्तियार नहीं रख सका कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। अब आपने उन तमाम बैंकों को इतनी ताकत दे दी है कि वो जो है वो अगर प्रॉफिट्स बाहर भेजने हैं तो उनकी मर्जी से होंगे, इम्पोर्ट होनी है तो उनकी मर्जी से होगी। तो उस पर चेक एंड बैलेंस क्या होगा? आप जब बैंकों से राब्ता करते हैं, बिजनेसमैन से राब्ता करते हैं, तो वो बैंकों के चक्कर लगाने पर मजबूर है, उसकी कैसे करें? इसका जवाब जरा तफसीलन दे दीजिए। थैंक यू। अच्छा, पहले तो आपको इंपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है, गवर्नर जमील अहमद इसका ऐलान करे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।